अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हैनी की असैसिनेशन हुई है और जिसके बाद जो पॉलिटिकल सिनेरियो और टेंशन है वो मिडिल ईस्ट और इस रीजन में इसमें मज़ीद इजाफा होगा। इस्माइल हैनी तेहरान ईरान के कैपिटल में मौजूद थे। वो ट्यूसडे को ईरान के न्यू प्रेसिडेंट की जो तकरीब हलफ बर्दारी थी उसमें उन्होंने शिरकत की। उसके बाद वेडनेसडे को वो वहाँ पे तेहरान में मौजूद थे कि एक एयर स्ट्राइक में उनको कत्ल कर दिया गया। उनके साथ एक उनका गार्ड था, वो भी इस हमले में हलाक हो गया। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ईरानी की तरफ से नहीं आई। ईरान की एक एजेंसी है वो उन्होंने कहा है कि हम जो कातिलों तक पहुंच रहे हैं और हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। हमास ने इस हमले की मुकम्मल जिम्मेदारी इसराइल पर डाली है और उन्होंने कहा है कि इस हमले के पीछे इसराइल मुलविस है। इसके अलावा दीगर स्टेट्स की जानिब से भी कोई बयान नहीं आया। इसराइल ने ना ये जिम्मेदारी कबूल की है, ना कंडेम किया, ना इसराइल की तरफ से कोई स्टेट आई है। कंडेम तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उनके मुखालिफ और उनके जो वॉर के पीरियड में उनके साथ, और इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमास के जितने भी लीडर्स हैं उनके दिन बहुत कम रह गए हैं और उसके बाद ये असैसिनेशन हो जाती है। इस असैसिनेशन के इस पूरे रीजन पर, मिडिल ईस्ट पर बहुत ज़्यादा गहरे असर रखेंगे क्योंकि ईरान ने ऐलान किया है कि हमास के जो पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हैनी का मर्डर हुआ है इसका हम बदला लेंगे। अगर एक जात देखा जाए तो कुछ हल्के मुस्लिम ब्लॉक में ये हल्के भी पाए जाते हैं जो इस असैसिनेशन का इल्ज़ाम ईरान पर लगा रहे हैं क्योंकि ईरान में मौजूद थे इस्माइल हैनी साहब और इसका जो इल्ज़ाम है वो ईरान पर जा रहे हैं। और अब ईरान के लिए देखना है कि वो किस तरह इस इल्ज़ाम को काउंटर करती हैं, इसके खिलाफ किस तरह काउंटर नैरेटिव आता है। ईरान ने रिवेंज लेने का जो ऐलान किया है, अब देखते हैं वो रिवेंज किस तरह नौयत का होगा और किस तरह का होगा और ईरान आगे क्या अपनी स्टेटमेंट पुलिस बनाते हैं। जो इस्माइल हैनी है 1948 में जब इसराइल ने फ़लस्तीन को ऑक्युपाइड किया तो ये रेफ्यूजीज में शामिल हो गए और इन्होंने हिजरत की। उसके बाद 1980 तक जितनी भी वॉर्स लड़ी गई उसमें एज आ मिलिट्री ऑपरेशंस में भी इस्माइल हैनी इसराइल के खिलाफ लड़ते रहे और शामिल हुए। इनको कई दफ़ा अरेस्ट भी किया गया इसराइली फोर्सेस की जानिब से। फिर इनको 92 में इनको रिहाई मिली, इसराइल की जानिब से छोड़ा गया और उसके बाद ये तेहरान में ये कर गए, हिजरत कर गए और वहाँ चले गए। लेकिन ये सारे पॉलिटिकल मामला को और लीड करते रहे। उसके बाद जो शेख यासीन अहमद थे हमास के जो फाउंडिंग मेंबर थे और उनके साथ भी इनके बहुत गहरे तल्लुकात थे और उनको ये अपना स्पिरिचुअल लीडर भी मानते थे। और इसके साथ साथ इन्होंने इनका जो प्रोमिनेंट ये सारा सिलसिला ये 7 अक्टूबर वाले हमास के इसराइल हमलों के बाद ये बहुत एक प्रोमिनेंट, एक रेवोल्यूशनरी और एक लीडर टाइप मुस्लिम उम्मा के लिए उभर कर है। अब सवाल ये उठता है कि इस असैसिनेशन के पीछे इसराइल शामिल है या नहीं शामिल। अगर हम इसराइल की जो पूरी हिस्ट्री देखते हैं, हिस्टोरिकल उनका पर्सपेक्टिव देखते हैं तो हमें ये अंदाजा होता है कि जो इसराइल है वो डिफरेंट काइंड ऑफ लीडर्स और डिफरेंट कंट्रीज के लीडर्स के असैसिनेशन में इन्वॉल्व रहा है। यासीन अहमद शेख को 2004 में मर्डर में इन्वॉल्व था इसराइल। उसके अलावा अभी रिसेंट एक दिन पहले इन्होंने हिजबुल्लाह के चीफ पर हमला किया है, जो शकूर फवाद पर हमला किया है। अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई, वो इससे सर्वाइव कर गए और नहीं कर गए। उसके अलावा इसराइल की जो कैबिनेट मेंबर्स के और इनके जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके बयान भी देखे जाएं तो बयान भी यही बताते हैं कि इसराइल जो इस्माइल हैनी था उनके ताक़ू में थे और वो मौका उनको तेहरान में मिला। अच्छा, तेहरान में वो मौजूद होंगे इसका तो कोई भी हर आदमी ये गेस कर सकता था कि वो तेहरान में मौजूद होंगे क्योंकि ईरान के प्रेसिडेंट की तकरीब हलफ बर्दारी थी और ईरान को हमास को ईरान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है 7 अक्टूबर के हमलों में भी और उसके बाद भी, तो उन्होंने वहाँ मौजूद होना था। अब इस सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ईरान पर आती थी। अब जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या हो सकते हैं। पहली तो सबसे बड़ी इसकी इम्प्लीकेशन ये होगी कि टेंशन ज़्यादा इंक्रीज होगी और जो वो जंग की शिद्दत है उसमें इजाफा होगा क्योंकि ईरान ने भी बदला लेने का ऐलान किया है और उसके अलावा हमास भी रिटेलिएट करेगा और इसराइल किस तरह अपनी अप्रोच बनाता है। यूएसए का किरदार बहुत इन्वॉल्व है। अमेरिका ने कहा है कि अगर इसराइल पर हमला हुआ तो हम मुकम्मल इसराइल का दिफा करेंगे, यानी कि हम पूरी इन्वॉल्वमेंट करेंगे उस वॉर में या फिर उस कॉन्फ्लिक्ट में। उसके अलावा जो ऑयल मार्केट्स हैं, अगर हम फाइनेंस की बात करें तो ऑयल मार्केट्स में इजाफा हो गया है इस हमले के बाद। उसके साथ गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा जो और इसकी इम्प्लीकेशन में देखा जाए तो इसकी एक सबसे मेन इम्प्लीकेशन है कि एक नेगोशिएशन पीरियड स्टार्ट हो गया था सीज फायर के लिए हमास और फ़लस्तीन के दरमियान और इस्माइल हैनी वो थे जो इसको लीड कर रहे थे और सीज फायर और दोबारा से एक नेगोशिएशन हो रही थी।
اسرائیل اور حماس کے درمیان. تو اب اس پر مکمل ڈیڈ لاک ہو جائے گا اور مکمل اب اس طرح سے کوئی مکمل بلاکیج ہو جائے گا, کوئی بھی نیگوشیشن نہیں ہوگی, کوئی بھی بات چیت نہیں ہوگی. تو یہ سارے اثرات ہیں جو اس اٹیک کی ہوں گے. اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ آگے اس کو ایران کس طرح کاؤنٹر نیریٹو کرتا ہے, کس طرح ریٹیلیٹ کرتا ہے, حماس کی کیا اپروچ ہوتی ہے, اوفینسو ہوگی یا ڈیفینسو ہوگی. یہ مڈل ایسٹ کے جو ریجن ہے اس کا فیوچر پریڈکٹ کریں گے.